अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये कौन सा नया चीज है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, क्या है? हम स्टार्टिंग में बताए कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री के जान है, इसको समझते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट। देखो इसके पहले हम लोग एक क्या बात पढ़े, मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या दोनों अलग चीज है? हाँ, दोनों अलग चीज है, दोनों का एप्लीकेशन क्या अलग है, दोनों को अलग चीज के लिए यूज करते नहीं। दोनों का एक ही काम है, मेरे को केमिकल इक्वेशन में दिया हुआ इंफॉर्मेशन से मेरे को आस्क क्वेश्चन कि इसका मास कितना है, मोल कितना है, कितना इसका एटम है, वो सब फाइंड करना। तो हम इक्विवेलेंट से भी फाइंड कर सकते हैं, और इतना दूर जो हम लोग पढ़े मोल कॉन्सेप्ट उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, जब हम कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट से, तो हम लोग ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे क्यों घुस रहे जबरदस्ती का, टाइम पास क्यों कर रहे हैं यार? एक तो पढ़ लिया, दो कॉन्सेप्ट है यार, केमिस्ट्री का ये फंडा है। एक पढ़ा तो थॉमसन गया, रुदरफोर्ड गया, तो बोर्स गया, तो फिर मतलब कोई ना कोई आते ही रहता है, ठीक है। और वो इसलिए आता है कि कुछ बेहतर कर सके। थॉमसन मॉडल बेहतर नहीं कर सका था, फेल हुआ, तो रुदरफोर्ड आया। रुदरफोर्ड वहां पर स्टैब्लिश नहीं हो पाया, तो बोर्स आया। बोर्स से वहां पर कुछ बात क्लियर नहीं हो पा रहा था, तब जाकर के आगे हम देखते हैं कि जो क्वांटम मॉडल आया। तो ये सीन था, तो इसमें भी ऐसा ही सीन है। देखो मोल कॉन्सेप्ट हम बेसिकली उसके लिए करते हैं, जैसे हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़े। एक अगर आपका रिएक्शन दिया हुआ है, मानिए A प्लस बी आपको बना रहा है C प्लस डी, लेट इस तरह का कुछ आपका रिएक्शन बना रहा है, ठीक है। तो हम इससे क्या क्या फाइंड कर सकते थे? हम बोले इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसका मोल निकाल सकते हैं, बोले थे ना। फिर हम इस पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज देख लेते हैं। तो इसको सबको पता करने के लिए ये वाला था कि उसके लिए मेरा जो ये रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये बैलेंस्ड होना चाहिए, ये बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो बैलेंस्ड होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग एग्जाम लिखते हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम बैलेंस करें, पहला बात। दूसरा बात, अरे चलो टाइम बहुत है, लेकिन हमको उतना याद भी तो नहीं रहता हर, क्या आपको बैलेंस इक्वेशन याद है? अरे जितना फिजिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना है एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट, उतना भी अगर मेरे को याद हो जाएगा ना पूरा इक्वेशन, तो भी बहुत है, उतना भी तो याद नहीं होता। तो हम हर इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकेंगे? मेरे को तो आधा रिएक्शन पता नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करें? उस केस में मोल कॉन्सेप्ट में फंस जाएंगे, ये भी बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टाइकोमेट्री करते हैं, याद है? मोल बाय स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट करते हैं इक्वल टू, फिर यहाँ पर मोल ऑफ बी बाय स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट, ऐसे कर करके हम लोग प्रोडक्ट में भी मोल बाय स्टाइकोमेट्री लगाते हैं, ठीक है। और ऐसे करके हम लोग देखते हैं ये सारा इक्वल होता है, एंड एलआर लगाते हैं, एलआर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लेकिन कब लगाते हैं? जब मेरे को स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पता होगा, यानी कि मेरे को बैलेंस्ड इक्वेशन पता होगा, तो हम मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेकिन यार पॉसिबल थोड़ा ना कि हर बार मेरे को हर चीज पता होगा कि कैसे इक्वेशन होगा, दे दी KMnO4 दे दिया तो इसका क्या होगा। अब KNO4 एक ऐसा है कि जो कि एसिडिक मीडियम पे अलग रिएक्ट करता है, बेसिक मीडियम में उसका अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस होता है, जो हम डिटेल में रिडॉक्स में ही पढ़ेंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल देख लेंगे, लेकिन रिडॉक्स में वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वो सब काम हम कैसे करके सॉल्व करें इधर? तो इसलिए कॉन्सेप्ट आया इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये बड़ा प्यारा है। अब इसके लिए आपको एक खास बात क्या है कि ना, अगर वही रिएक्शन इधर लिखा हो, A प्लस बी आपका बन रहा है C प्लस डी, ये बन गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को इसका बैलेंस्ड इक्वेशन पता है या नहीं पता है। इसके लिए मेरे को बैलेंस्ड का रिक्वायर्ड ही नहीं है, बैलेंस्ड नॉट रिक्वायर्ड। इसके लिए मेरे को बैलेंस्ड का रिक्वायर्ड ही नहीं है, भाई चाहिए नहीं मेरे को ना। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, अब देखिए याद कीजिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एक्चुअली लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग स्मॉल ई से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या? स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो क्या बोलता है कि हर एक प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, सबका ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है जब वो इन केमिकल रिएक्शन में कंबाइन करता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग गेल-लुसाक लॉ में पढ़े थे कि दैट वॉल्यूम्स
मतलब इन केमिकल रिएक्शन वॉल्यूम्स आर कंबाइंड, वॉल्यूम कंबाइन होता था, ये देखे थे। ठीक है, एवोगाड्रोस में कुछ अपना लॉ दिया था कि भाई ये काम करते हैं कि कांस्टेंट मतलब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में हर गैस का सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। उस तरह का ग्राम इक्विवेलेंट में हम लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में क्या देखते हैं कि हर एक प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो, वो लोग अपना ग्राम इक्विवेलेंट सबका सेम होता है। यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट अगर बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट एक्चुअली क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट आपको होता है W बाई इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पर एक नया टर्म हमारा कैपिटल ई, ठीक है, W बाई कैपिटल ई। अगर ए है तो सोचिए ए कर दिए, ये बराबर होगा WB बाई कैपिटल EV, ये बराबर होगा वेट ऑफ C बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ C, वेट ऑफ D बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ D। अब आपका मर्जी, आपका क्वेश्चन में चाहे इसका इन्फॉर्मेशन दिया होगा, इसका इन्फॉर्मेशन दिया होगा, आप इसको इक्वल करके आंसर ला दो। आपको इसका इन्फॉर्मेशन दिया है और इसका इन्फॉर्मेशन दिया है, कुछ भी पूछ रहा है, आप इसको इक्वल करके आंसर ला दो। इसका दिया है, कुछ भी पूछ रहा है, इस दोनों को इक्वल करके कुछ भी पता होगा तो इक्विवेलेंट के एग्जांपल ला, इक्विवेलेंट निकाल दो। मतलब सबका ये इक्वल होता है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल होगा इन केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया। अब भाई बैलेंस कुछ भी हो, मेरे को क्या करना, मेरे को बैलेंस से कोई मतलब ही नहीं है, तो अच्छा है, बहुत मजा आ गया यार, तो झकास, मतलब मजा आ गया यार, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा ना, जो 5-5 मिनट 10-10 मिनट लग जाएगा ना, एग्जाम हॉल में बैठे रह जाएंगे यार, कैसे सॉल्व करें, माथा खराब हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री करने टाइम। बच्चे को डर लगता है फिजिकल केमिस्ट्री करने टाइम, नहीं होता है, आधा करेंगे नहीं यार। मोल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन तो दिमाग खराब कर देता है। जब हम करते हैं एक्चुअली, जब हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट बड़ा इजी लगता है, सॉल्यूशन पढ़ते टाइम इजी लगता है, लेकिन मजा ले एग्जाम हॉल में पेपर में बन जाए क्वेश्चन, अगर थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन मिल गया तो हाँ थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंट को समझते ही नहीं है। स्कूल में करते हैं, स्कूल में पढ़ा दिए सर, कहीं पढ़ने गए, जैसे कि कोई अच्छा जगह पढ़ने गए तो सर पढ़ा दिए, ठीक है, अच्छा सर तो होता ही है, तो ठीक है। और अगर थोड़ा भी दिक्कत आया, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो आप पढ़ तो लेते, आपको ये तो पता होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट नाम का चीज होता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है, लेकिन क्या काम है इसका, इसको क्यों अप्लाई करते हैं, वो नहीं समझ आता। आज हम समझते हैं। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सबका इक्वल होता है, स्मॉल ई एंड कैपिटल ई वाला सी। स्मॉल ई तो आपको समझ में आया, W बाई ई। अभी कैपिटल ई वाला क्या चीज है, इसको समझते हैं। देखो, जो कैपिटल ई है वो है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, यानी कि पूरा खेल है इक्विवेलेंट वेट का। मेरे को इक्विवेलेंट वेट निकालना है, यानी कि कैपिटल ई निकालना है। अच्छा, ये कैपिटल ई क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये मास बाई एक्चुअली मोलर मास बाई हम यहाँ पर VF लिखेंगे, मोलर मास बाई VF बोलो, एन फैक्टर बोलो, इसको VF भी बोलते हैं, यानी VF मतलब बैलेंस फैक्टर बोलो, इसको हम लोग और एन फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब अब हम इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट समझ गया, सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है, राइट। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट, कोई भी एलिमेंट का वेट बाई उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। अच्छा ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आपको नया चीज है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाई वैलेंस फैक्टर। अच्छा, मोलर मास बाई वैलेंस फैक्टर। अच्छा, बैलेंस फैक्टर। अब फिर एक आया कि अब ये बैलेंस फैक्टर वाला क्या चीज है, तो बैलेंस फैक्टर क्या चीज है, इसको भी देख लेते हैं भैया, बैलेंस फैक्टर क्या चीज है। तो सुनो, बैलेंस फैक्टर क्या चीज है। देखो, जो आपका बैलेंस फैक्टर है, हर एक चीज के हिसाब से देखते हैं कि अलग अलग, यानी कि एक्चुअली अगर देखेंगे ना, बैलेंस फैक्टर है आपका, ये आपका एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ नंबर है, इसका आगे आपको प्लस या माइनस वाला कोई सीन नहीं है, कोई विदाउट साइन, आपको कोई साइन का जरूरत नहीं है, विदाउट साइन, आपको साइन का जरूरत नहीं है। आप इतना दूर लिखिए, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लिखिए, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट लिखिए, ये इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लिखिए, इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला लिखिए, ठीक है। और बैलेंस फैक्टर क्या होता है यहाँ थोड़ा लिखिए, एग्जांपल करेंगे आज हम लोग, पूरा बैलेंस फैक्टर निकालेंगे, पूरा लेक्चर बैलेंस फैक्टर पे चलेगा। अच्छा से समझना है, विदाउट बैलेंस फैक्टर मेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेरे को बैलेंस फैक्टर जानना है, फिर देखना है कि इस बैलेंस फैक्टर से हम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कुछ है नहीं,
कोई भी चीज का मेरे को मोलर मास पता होता ही है, नीचे में खाली बैलेंस फैक्टर डालते रहना है, इक्विवेलेंट निकालते रहना है। रिडॉक्स रिएक्शन में बस इसी को तो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। देखिए हमको पता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट में इन दोनों को अगर हम लेते हैं कि WA/E A। अच्छा E A को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर E A को मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर बोल सकते हैं, मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर, यानी कि वैलेंस फैक्टर का हम लोग n फैक्टर भी बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखे या फिर इसको हम लोग चाहेंगे तो n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मोल का साथ कंफ्यूज नहीं करना है। n को उधर मोल एब्रिविएशन किया है, ठीक है, चलो यहाँ पर n को हम लोग ऐसे वैलेंस ही मान रहे हैं, वैलेंस फैक्टर मान रहे हैं विदाउट एनी साइन। तो इसको हम लोग E को ऐसे हटा के यहाँ पे n बाई, मैंने वैलेंस फैक्टर के n भी बोल रहे हैं, n बाई मोलर मास लिख सकते हैं, ठीक है। चलो यार BF बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा याद करो कि ये वाला क्या है, एक्चुअली मास बाय मोलर मास को क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं, यानी ओवरऑल हम यहाँ पर मोल्स इनटू VF बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। यानी सबका, यानी जो इधर हम ऐसे लिखे हैं, अगर हम चाहेंगे तो मोल के लिए सपोज NA/BFA, मैंने NA इंटू BFA कर सकते हैं, इक्वल टू मोल ऑफ B इंटू वैलेंस फैक्टर ऑफ B कर सकते हैं, इक्वल टू मोल ऑफ C इंटू वैलेंस फैक्टर ऑफ C कर सकते हैं, इंटू मोल ऑफ D इंटू वैलेंस फैक्टर ऑफ D कर सकते हैं। ये भी कोई दिक्कत नहीं, या तो आप ग्राम इक्विवेलेंट को W/E बोलो, वेट ऑफ एलिमेंट A बाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A, सॉरी इक्विवेलेंट वेट ऑफ A बोलो, या तो फिर आप मोल्स ऑफ A बाई मोल ऑफ A इंटू वैलेंस फैक्टर ऑफ A इक्वल टू मोल ऑफ B इंटू वैलेंस फैक्टर ऑफ D, मोल ऑफ C इंटू वैलेंस फैक्टर ऑफ C, मोल ऑफ D इंटू वैलेंस फैक्टर ऑफ D, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो फिर से देखते हैं, समझते हैं ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्यों लाए, नॉन बैलेंस्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। चलो यहाँ तक ठीक है, कैसे करेंगे, लॉ क्या है ग्राम इक्विवेलेंट का, जिसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, वेट ऑफ एलिमेंट A बाई इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट ऑफ B बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, वेट ऑफ C बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ C, ये चलता है। इसको अगर हम थोड़ा इंटरचेंज करेंगे, इक्विवेलेंट वेट है, ये क्या चीज है, ये है आपका मोलर मास बाई वैलेंस फैक्टर। अगर हम इसको यहाँ नीचे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कि हम लोग E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैलेंस फैक्टर बाई मोलर मास, ठीक है। मोलर मास, वेट बाई मोलर मास को हम लोग मोल बोलते हैं, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, तो हम लोग इसको ऐसे लिखे, या तो हम चाहेंगे तो इसको मोल ऑफ A इनटू वैलेंस फैक्टर ऑफ A इक्वल टू मोल ऑफ B इनटू वैलेंस फैक्टर ऑफ B, ऐसे भी हम लोग चल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम लोग उनका दो टर्म को निकालना है, हम लोग को हर एक चीज का इक्विवेलेंट वेट कैसे होता है पता करेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट को पता करने के लिए मेरे को सिर्फ बैलेंस फैक्टर निकालने आना चाहिए, ये निकालने आ गया तो बस काम हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं, बैलेंस फैक्टर निकालना सीखते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है, फिर भी बता दे रहे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, combines और displaces, combines और displaces तीन चीज का किसकी, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 8 ग्राम ऑफ O2, याद रखना है हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 8 ग्राम ऑफ O2, 35.5 ग्राम of Cl2, 108 ग्राम ऑफ Ag, यानी कि द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ वेट ऑफ एन एलिमेंट, कि अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर वो किसी और एलिमेंट का साथ जुड़ रहा है तो दूसरा एलिमेंट का कितना पार्ट से वो जुड़ेगा, यानी कितना पार्ट के बराबर होगा, इक्विवेलेंट के बराबर होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि ना हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब पता ना, एक बीकर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, 2 इलेक्ट्रोड्स है, उसमें जब हम लोग 1 फैराडे का इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं तो जो एलिमेंट का डिपोजिशन होता है या फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट में होता है या इलेक्ट्रोड में होता है, तो वो ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है, जितना डिस्प्लेस होता है वो कितना होता है दूसरा एलिमेंट के कंपेयर में, वो होता है। हमको डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, हमको तो बस निकालने आना चाहिए, तो हम इसको निकालना सीखेंगे।
अब हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोगों का बैलेंस फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, हम अलग अलग का देखते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है कि एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में एलिमेंट है तो उसको अगर हमको निकालना है लाइक, तो उसका एटॉमिक मास बाय बैलेंस ही। अगर हम यहाँ पर बोले कि आप Fe का बताइए, इस पे Fe का बताइए इक्विवेलेंट कितना होगा, Fe का बताइए कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, देखो इक्विवेलेंट इक्वल टू मोलर मास। अगर Fe की बात करेंगे खाली, तो Fe का खाली 56 होगा। इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा, देखो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, इसका जो बैलेंस ही होगा कितना होगा, देखो एक्चुअली Fe कितना है, एक्चुअली Fe यहाँ पे 2 प्लस में है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, काटेंगे काटेंगे लिख देंगे 28, खत्म। लेकिन यहाँ पे Fe कितना है, देखो 3 प्लस में है, तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जो भी मास होगा बाय मोलर मास, इसी का Fe का बात कर रहे हैं तो Fe का होगा, और बाय यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर इक्विवेलेंट जो आपका इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे हैं कैपिटल ई, वो आपका चेंज होते रहता है डिपेंड ऑन कि वो कैसा ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन का स्टेट में था, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन का स्टेट में, एंड वो +3 या +4 ही तो आपका बैलेंस फैक्टर है, यही तो आपका बीएफ है। आपको बीएफ निकालना भी हो गया एंड यहाँ से आप इक्विवेलेंट वेट भी पता कर ली, क्योंकि मेरे इक्विवेलेंट पता करने के लिए बस बीएफ पता होना चाहिए, खत्म कहानी वहीं पे। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पर एल्युमिनियम का बताओ, इसमें कितना होगा बताओ, एल्युमिनियम कितना होता है 20, इसको पहले बैलेंस करते हैं, Al3+, और यहाँ पर O3 2-, उससे तो मेरे को मतलब नहीं, मेरे को Al का मतलब है, एल्युमिनियम एक्चुअली क्या है 27 ही है, और यहाँ पर बाय 3 कर दो, कट गया कर दो 9। ठीक है, इधर देखो Mg का बताना है, इसका फॉर्म में Mg का कितना है यहाँ पे। अब देखो इस फॉर्म में रहेगा तो मेरे को क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं इसको, कोई भी दो इक्वल कर लो, इसका साथ इसको कर लो, इसका साथ इसको कर लो, हम इसको और हाइड्रोजन को करते हैं, बड़ा आसान होगा। देखो हमको पता है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है कि वेट ऑफ Mg बाय इक्विवेलेंट ऑफ Mg इक्वल टू, चलो इसी का साथ कंपेयर कर लेते हैं, वेट ऑफ H2 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 कर दिए। चलो अब देखो कितना है, मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 24। अच्छा इसका इक्विवेलेंट चल मेरे को नहीं पता, हाइड्रोजन का तो 2 ही होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट हमेशा 1 होता है, क्योंकि हम क्या लिखे, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट 1 होगा, ऑक्सीजन का जगह में हमेशा 2 होगा, क्लोरीन को हमेशा 35.5 ही लेना है, और Ag को हमेशा 108 ही लेना है, याद करना है, ये इसका इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ये इसका इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है, ये इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है, यानी कि हमको याद रखना है कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, इक्विवेलेंट ऑफ Ag, ये 108, ये 35.5, ये 1, ये 8, बस ये याद रख लो ना। ठीक है, तो लगा दिए 1, तो कितना होगा देखो, इसका इक्विवेलेंट फिर कितना निकलेगा, इक्विवेलेंट Mg कितना होगा, देखो ये कुछ नहीं, ये कट के 12, Mg का इक्विवेलेंट हो जाएगा 12। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं इसको, कैसे देखें इसको, कुछ नहीं है, अगर इसका इस तरह का अगर आयन का इक्विवेलेंट निकालना है तो उसका जो मास होता है डिवाइड बाय उसका जो चार्ज होता है। अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की कितना होता है, यहां पर दिख रहा है मेरे को 16, ये 2 माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, 8 हो गया। क्लोरीन का 35.5 डिवाइड बाई 1, चार्ज से कोई मतलब, -1 ऐसे नहीं लिखना है, बस होल नंबर लिखना है विदाउट एनी साइन, हम पहले बोल दिए थे। Ag का लिखो 108, ठीक है, +1 स्टेट में है, 1 कर दो, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 है बाई 1 कर दो, एल्युमिनियम का 27 बाई 3 कर दो, इसका कितना होता है याद करो, कितना 48, 60 बाई 2, 60 है बाई 2 कर दो 30, समझ में आ रही है, ऑक्सीलेट आयन है, इसको कितना होगा देखो 20 60 64 64 64, और ये 12 12 24, 64 74 84 85 86 87 88 88 बाई 2 44। OH कितना होता है 16 और 1 17 बाई 1, ये कितना होगा, सल्फर 32, ऑक्सीजन सल्फर 32, ऑक्सीजन कितना होगा 64,
64 प्लस 32, 64 65 66 96 बाई 2, काट दो कितना होगा 48, खत्म। इस तरह का हो गया मेरा नॉर्मल एलिमेंट के लिए, आयन के लिए हो गया। कंपाउंड का अगर करना हो तो क्या करेंगे, कुछ कंपाउंड अगर होगा तो कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना, अगर कंपाउंड का फॉर्म में ही है कुछ। अब कुछ कंपाउंड आयनिक हो सकता है या फिर आपका इलेक्ट्रो कोवेलेंट कंपाउंड होगा अगर, तो मेरे को कुछ नहीं, चलो इस तरह का कुछ कंपाउंड का फॉर्म में दिया हुआ है तो देखते हैं क्या करना है। देखो कंपाउंड का फॉर्म में दिए तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बस उसको ऐड कर सकते हैं। इसको अलग देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। या कार्बन का देखेंगे तो कार्बन का 12 होता है, ठीक है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, देखो 2 होता है, यहाँ पे 2 यानी एक ऑक्सीजन में मेरा -2 होता है, पता है ना। 2 में कितना होगा, -4 होगा। और ये न्यूट्रल है यानी कि इसको 0 करना है तो ये +4 होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, 2 है ऑक्सीजन, लाइक तो 32। अच्छा ऑक्सीजन का कितना चार्ज है, 4 है, ठीक है। ये कटा ये हुआ 8, ये कटा ये हुआ 3, यानी कि इसका क्या होगा 11। इस तरह का इसको देखो, यहाँ कैल्शियम है +2 में है, ये है आपका -1 -2 में है, यानी इसको क्या लिखेंगे, Ca2, Ca का 40/2 प्लस हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का -1, 2 का -2, ये 1 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 21। इसको देखो सल्फर 32 चार्ज +4, ये -4 तो 4 कर देंगे, प्लस 32 4 8 16, ठीक है। ये देखो कार्बन 12 चार्ज कितना में है, +4 में है तो 4 हो गया, प्लस हाइड्रोजन 4 तो है 4, टोटल ओवरऑल चार्ज कितना है -4 में है तो 4 कट गया, 1 कट गया 3, तो ये हो गया 4। Na2 और CO3 को देखो, इसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको पहले तोड़ते हैं। देखो इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, देखो ये होगा Na प्लस CO3 2 माइनस होगा, Na का अपने में क्या होगा 23/1 प्लस इसका क्या होगा, देखो 60/2 तो 60/2, ओवरऑल क्या होगा 23 प्लस ये कटेगा 30, यानी कि 23 प्लस 30 यानी कि 53, ठीक है। अच्छा अब देखो कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने वाला क्वेश्चन रहेगा, ये तो हम उसका बैलेंस चार्ज देख के कर दिए, कंपाउंड है तो ठीक है। कहीं देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है तो मेरे को पता करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हो रहा है। तो इस तरह का में क्या होता है कि अगर बैलेंस फैक्टर मेरे को निकालना है तो इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या होगा, मोलर मास बाय ऑक्सीडेशन चेंज, एक्चुअली चेंज ऐसे लिखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मोल पूरा मोल पे। एग्जांपल इसको देखो यहाँ पे सल्फर है तो कितना में है, सल्फर +4 में है, +4 में है, ठीक है। अब सल्फर की अगर हम खाली बात करेंगे इसका तो +4 में, अब यहाँ पर सल्फर कितना में, देखो ये हो गया +2, अच्छा ये हो गया -8, तो ये कितना हुआ +6 हुआ, न्यूट्रल एटम है, हाइड्रोजन +2 में है, ऑक्सीजन के एक -2 होता है, 4 है तो -8 होगा, यानी एक सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, तो चेंज कितना और ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का हो रहा है। तो इक्विवेलेंट इसका क्या होगा, जो सल्फर का मास होगा सल्फर लिख दो, ठीक है, बाई 2 कर दो। सल्फर का मास कितना है 32/2 16, ठीक है। इसको देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है +1 में, नाइट्रोजन का नहीं पता, ऑक्सीजन होगा एक ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन -6, न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा +5 करना होगा, तो 6 6 0 हो गया, ठीक है। अच्छा
अब यहाँ देखो ये हो गया -3, ये ऑफकोर्स +3 हो जाएगा। अब देखो ये हाइड्रोजन +5 से कहाँ चल जा रहा है, +3 में चल जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना का चेंज हो रहा है, 2 का चेंज हो रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, जो नाइट्रोजन का मास होगा लिख के डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन के चेंज में पर मोल इतना ही हो रहा है। अच्छा, इस तरह देखता भी चलो कि हमको ये आगे का टाइम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कोई कोई होता है कि एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हमको पता है, कोई +2 कोई +3, जैसे एफी का एग्जांपल लिए थे वहां पे, ठीक है। तो ये वाला बिहेवियर जो प्लस में कभी कब प्लस में जाएगा, कब +2 में जाएगा, कब +5 में जाएगा, कब +6 में जाएगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम पे हम उस रिएक्शन को करवा रहे हैं। कोई रिएक्शन मीडियम वीक होगा तो हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा चेंजेस नहीं लाएगा, कोई मीडियम स्ट्रांग होगा तो हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 4 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है। यानी ऑक्सीडेशन का नंबर भी चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। उस तरह का रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पर एक्चुअली हम सबको एसिडिक मीडियम पे ही देख रहे हैं, इसको एसिडिक मीडियम पे। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या होता है कि ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे देखो पोटेशियम +2 चार्ज में एक का होता है +1, 2 +2। क्रोमियम का मेरे को देखना, ऑक्सीजन को सोचो, एक ऑक्सीजन -2, 7 ऑक्सीजन -14 होगा। तो ओवरऑल ये न्यूट्रल है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, क्रोमियम का चार्ज +12 होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर क्रोमियम चेंज होकर क्या हो रहा है, जब इसका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो ये +3 में हो रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा है, देखो ये +12 चार्ज ओवरऑल है, ओवरऑल मतलब 2 क्रोमियम का +12 है। तो एक क्रोमियम का चार्ज कितना है, एक क्रोमियम का चार्ज ऑफकोर्स तुम्हारा +6 में था, तो एक क्या हुआ +6 से ये जा रहा है +3 में, ठीक है, +3 में जा रहा है। तो ओवरऑल चेंज क्या होगा, ओवरऑल चेंज क्या होगा, जो भी इसका ओवरऑल मास होगा, अगर हम इसका निकाल रहे हैं तो ओवरऑल इसका जो भी मास होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो इसका जो भी मास होगा लाइक K2Cr2O7 का जो भी मास होगा डिवाइड बाई टोटल कितना बैलेंसी में चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, देखो एक में आपका यहाँ पर जा रहा है 3, 6 से 3 हो गया तो 3, एक में 3 तो 2 में 6, तो डिवाइड बाई 6 करो, ये 6 ही है आपका बैलेंस फैक्टर, ठीक है, होल नंबर में होगा। इसको देखो ये +2, ये -8, तो ये +6 होगा, ये +6 से कहां पे जा रहा है, देखो ऑक्सीजन देखो -4 +4, तो यहां पर देखो 2 मिला के, 2 कार्बन का मिला के +6 है, तो एक कार्बन कितना है +3 का स्टेट में हुआ ना, तो +3 का स्टेट में से कहां पे जा रहा है, +4 का स्टेट में जा रहा है, +4 का स्टेट में जा रहा है। तो कितना है यहाँ पर 2 है, यानी कि एक कार्बन में एक ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, तो 2 में 2 होगा, यानी वैलेंस फैक्टर इसका 2 होगा, यानी कि इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो जो भी इसका मास होगा डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर, यहाँ पर वैलेंस फैक्टर कितना है, ओवरऑल 2 है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग मीडियम में इसको अलग अलग से सोचते हैं। ये क्या है, बेस मीडियम, बी के लिए बी लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, H+ एसिड मीडियम, ए लिख दे रहे हैं। ये क्या, न्यूट्रल मीडियम, एन लिख दे रहे हैं, यानी कि बैन है, बैन हो गया था ना, बैन है, बहुत कुछ बैन है, इंडिया में टिकटॉक बैन है ना, यह बैन है, ठीक है। यानी कि KMnO4 को जब हम एसिड मीडियम में हम रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं, उसका स्टडी करते हैं एसिड मीडियम में, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि अरे जब इसको एसिडिक मीडियम में हम लोग देते हैं तो एक्चुअली ये कितना चार्ज होगा, +7 का चार्ज होगा, ये +1 है, ठीक है, ये +1 है, ये -8 है, तो ऑफकोर्स ये +7 होगा। +7 का स्टेट्स में ये क्या पर चल जा रहा है, देखो ये हो रहा है +2, ये -8, तो ये +6 का स्टेट में जा रहा है। तो ये देखो +7 से +6 का स्टेट में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, यानी कि B = 1 है, B है 1। अगर हम इसी को एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो +2 में हो रहा है, यानी कि 7 से 2 में जा रहा है, यानी कि 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, तो 5 लिखेंगे। अब अगर वही हम KMnO4 को न्यूट्रल मीडियम में करेंगे तो न्यूट्रल में देखो ये क्या हो रहा है, ये +4 का स्टेट में आ रहा है, यानी कि +3 से 7 से 4, यानी कि 3, यानी कि न्यूट्रल में है 3, यानी कि बैन 153, 153 बैन है, 153 बैन है, इसको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, जेईई नीट में क्वेश्चन आता ही है।
जेई में पूछता है, नीट में भी आ जाता है आपका। इधर नहीं पूछेगा मोल कॉन्सेप्ट में तो रिडॉक्स में जरूर पूछ देगा। ठीक है, तो मेरे को क्या याद रखना है कि अगर मान लो KMNA4 का इक्विवेलेंट निकालना है मेरे को, तो मेरे को पूछना है कि क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि कौन सा मीडियम में बोल रहा है। अगर एसिडिक मीडियम में बोल रहा है तो KMNA4 का जो मास होता है वो तो फिक्स होता है भाई, मास में क्या चेंजेस होगा, मास तो होगा 153, मास तो होगा 153, लेकिन डिपेंडिंग ऑन मीडियम, कौन सा मीडियम बोल रहा है। मास तो लिख दिए कि 150, एक्चुअली 153 नहीं 158 है। अरे वाह, तुम लोग ऐसे भी याद रख सकता है कि सोच कि KMNA4 का बोलेंगे 158 का बैन है 153 याद रखो, क्योंकि यहाँ पर 158 है, यहाँ पर भी देखो 153 आ रहा है, बस तीन को भी 8 जैसे लिखते हैं। 153 158 इसका मास होता है 158, और जो अगर मीडियम में देखेंगे बेस में 1, एसिड में 5 एंड न्यूट्रल में 3 होगा 153 158 153, मॉलिक्यूलर मास 158 एंड जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है BAN, बेस एसिड एंड न्यूट्रल में 153 होता है। तो मेरे को इक्विवेलेंट निकालना होगा तो वेट तो 158 डाल देंगे, और उसके बाद उसके नीचे में कौन से मीडियम में बैलेंस फैक्टर। अब हम बैलेंस फैक्टर डिपेंड करेगा, हम 1 डालेंगे कि 5 डालेंगे कि 3 डालेंगे। अगर बोलेगा कि एसिडिक मीडियम में है तो भाई 5 डाल दो, अगर बोला बेसिडिक मीडियम में है तो 158 बाई 1 डाल दो, 158 ही होगा इक्विवेलेंट। अगर बोलेगा कि न्यूट्रल मीडियम में है तो 158 डिवाइड बाय 3 डाल दो, तो जो आंसर होगा वो लिख दो। तो यहां तक समझ में आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखना है ना। चलो अब आगे थोड़ा और कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो अभी कुछ एसिड का देखते हैं। अच्छा, एसिड का कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट निकालना है तो एसिड का अगर निकालना है मेरे को इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अगर देखना है तो मोलर मास, जो भी मोलर मास होगा बाई, अगर एसिड का क्या देखना है, बेसिसिटी देखना है, एन फैक्टर बेसिसिटी, उसका बेसिसिटी ही इसका बैलेंस फैक्टर होगा। ठीक है, बेसिसिटी बैलेंस फैक्टर इसका क्या होगा, बेसिसिटी क्या होता है एक्चुअली हम डिटेल में कहाँ देखेंगे, इक्विलिब्रियम में। बेसिसिटी मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ H+ आयन, रिप्लेस्ड, मतलब कितना H+ आयन हटा सकते हैं। जैसे इसमें कितना होगा, इसका एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर बोलो या BF बोलो या एन फैक्टर हम लोग कुछ भी बोलते हैं, राइट। तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, और इक्विवेलेंट निकालना होगा तो मोलर मास बाई बैलेंस फैक्टर 1 है, 1 कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ H+ आयन रिप्लेस्ड, और या तो फिर H+ आयन रिप्लेस करो, या तो कितना OH आयन कनेक्ट हो सकता है, और OH आयन रिएक्टिंग, या तो H+ आयन रिप्लेस्ड होगा या तो OH आयन क्या होगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, इन वन मॉलिक्यूल, इसका कितना होगा, H2SO4। एक्चुअली ये क्या होगा, 2 हाइड्रोजन निकल सकता है। ठीक है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, m/1 होगा ना। इसका देखो HNO3 यहां से एक ही निकलेगा, तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 होगा, और इक्विवेलेंट m जो मोलर मास होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसका तो बैलेंस फैक्टर 2 लिखना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, गलत कर देंगे, लिख दो इंपॉर्टेंट लिखो, याद रख लेने का है इसको, इंपॉर्टेंट लिखो। तो H3PO4 का जो बैलेंस फैक्टर होता है वो होता है 3, इसका जो बैलेंस फैक्टर होता है वो होता है 2, इसका जो होता है H3PO4 का 3, H3PO3 का 2, H3PO2 का 1, एक कम होगा। इसका ऐसे क्यों पता है, इसका स्ट्रक्चर पे फिर जाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर पे जाके देखेंगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर बना दे क्या, देख लो। जैसे देखो ये H3PO4 है, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये P है। ठीक है, ये एक OH इधर जुड़ा हुआ है, एक OH इधर जुड़ा हुआ है, एक OH इधर जुड़ा है, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ बना रहा है। तो 3 OH है, 3 OH से रिएक्ट किया था, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर कितना हुआ, 3 हुआ। उसी तरह जब इसका देखेंगे, ठीक है, जैसे इसका अगर देखें, इसका तो इसका कैसे है, P था, एक OH इधर जुड़ा हुआ है,
एक OH इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, एक सिंगल H है, ठीक है, तो H3 PO3 हो गया, तो OH कितना तो एक तो ये एक तो जो ज्यादा है उसको देखेंगे ना, इधर ऐसा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको देखेंगे तो इसका भी अगर बॉन्ड में जाएंगे तो P डबल बॉन्ड O, एक OH, रिएक्टिंग H है, ये H, ये फैक्ट है, इसको याद रखना है। H3 3 PO2 PO2, तो ये एक है OH लगा हुआ है, रिएक्ट किया था, एक OH है। इसको और अच्छा से समझना है तो यहाँ पर देखो, इसको देखो, जैसे कि यहाँ पर ये CO2 है, उसमें से एक OH को जोड़ दिए तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे OH2 यानी कि BOH2, उसमें से हम लोग क्या लगाया है, एक और OH लगाया है, जिससे ये क्या हो जाएगा, BOH3, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, 4 OH हो गया, यानी एक OH जुड़, तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह का एसिड के लिए देखना है। बेस के लिए देखते हैं, देखो अब बेस के लिए क्या देखेंगे, बेस का जो इक्विवेलेंट होगा, बेस का जो होगा वो क्या होगा, मोलर मास, मोलर मास बाई बेस का एसिसिटी होता है, एसिड का बेसिसिटी होता है, तो एसिसिटी, उसका बैलेंस फैक्टर एसिसिटी जो होगा वो बोलेंगे, मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट, ठीक है, या फिर रिप्लेस, कितना रिप्लेस कर सकते हैं, OH आयन हटता है, रिप्लेस्ड, रिप्लेसेबल लिखो, रिप्लेसेबल, और H प्लस आयन रिएक्टिंग, उसका यही होगा ना एसिडिटी का मतलब, ठीक है। इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, ये Na प्लस OH माइनस, तो OH एक तो है, तो यानी बैलेंस फैक्टर 1, ठीक है। इक्विवेलेंट निकालना होगा तो इक्विवेलेंट मास बाई 1 कर देंगे बैलेंस फैक्टर, ठीक है। इसका देखो क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट बैलेंस फैक्टर पहले पता करो, बैलेंस फैक्टर 2OH है, 2 हो जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट देखेंगे तो मोलर मास, इसका जो भी मोलर मास होगा M होगा बाई 2, समझ में आ रहा है। इसका वही क्या होगा, इसका देखो 3 OH है, तो इसका क्या होगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल का क्या होगा, जो मोलर मास होगा बाई 3, ठीक है। इसका क्या होगा, देखो देखो यहाँ पर 3H प्लस H है, H3 है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पर क्या लिखे थे, कितना रिएक्टिंग कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पता चल रहा है कि एक H प्लस रिएक्ट किया था, यानी कि इसका बैलेंस फैक्टर 1 होगा, ठीक है। अच्छा इसका देखो, इसका देखो क्या होगा, एक्चुअली इसको देखते हैं, मान के हमको पर्टिकुलरली अल्युमिनियम का निकालना है, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, एक्चुअली या पूरे कंपाउंड का निकालते हैं, देखो ये क्या होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है एक ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पर कितना है, 3 है, यानी कि -6 हो गया, -6 हो गया, यानी कि यहाँ पर ओवरऑल +6 था, तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज +6 है, लेकिन किसका है, 2 ठोका है, तो एक एल्युमिनियम कितना है, एक एल्युमिनियम में कितना है, +3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अभी भी ये कितना चार्ज में है, +3 चार्ज में है, ठीक है, यानी ओवरऑल इसका कितना हो गया, +6 हो गया। अब अगर इसका खाली देखेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो भी इसका मोलर मास होगा बाई +6 कर दो, ठीक है। अच्छा चलो 6 नहीं दिख रहा है, ठीक है, चलो अब इसको देखते इधर। अच्छा सॉल्ट के लिए भी क्या करना है, वही चीज, कुछ नहीं करना है सॉल्ट के लिए। इसको देखो अगर सॉल्ट है तो ये क्या आता है, एक्चुअली ये Na प्लस है प्लस Cl माइनस, यही है ना, चार्ज की तरह, या तो कोई प्लस को देखो या तो एक माइनस को देखो, ठीक है। हम प्लस वाला को देखेंगे तो भी 1 ही देखेंगे, माइनस वाला को देखेंगे तो भी 1 देखेंगे, क्योंकि बैलेंस फैक्टर में एन मतलब माइनस से या प्लस साइन से कोई मतलब नहीं रहता, वो हमेशा होल नंबर ही होता है, एक नंबर है, नंबर क्या नहीं, वो एक नंबर है, ठीक है। तो इसका कैसा होगा, इसका बैलेंस फैक्टर 1, इसका इक्विवेलेंट जो इसका मोलर मास होगा m/1 कर दो, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका जो मोलर मास होगा, इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा, देखो इसका अंदर में चार्ज होता है -2 सल्फेट आयन -2, लेकिन 3 तो है -6,
ठीक है, तो ये क्या होगा, +6 होगा। मतलब इसको अगर तोड़ना भी है तो इसको ऐसे तोड़ो ना, ये प्लस ये 6 कर दो। इसको तोड़ेंगे कैसे, क्या लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे ना 2Al+3 प्लस 2SO4 इनफैक्ट 3SO4 -2 लिखेंगे। अब देखो ओवरऑल चार्ज कितना होगा, +3 × 2 यानी +6 बोलो, या तो -2 × 3 -6 बोलो, ओवरऑल 6 ही हो रहा है ना, तो 6 लिख दिए। ठीक है, अच्छा, और अगर अच्छा से समझना है इसको ऐसे देखो, एक्चुअली हम क्या करते हैं, ऐड कर रहे हैं। कैसे ऐड कर रहे हैं, देखो इधर देखो, फिर से उतना ही आंसर कैसे आएगा, देखो एल्युमिनियम को लिखिए 2Al+3, यानी इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो जो इसका मास होगा बाई टोटल चार्ज 6 प्लस, और इसके बाद क्या है 3SO4 -2, यानी कि सल्फर का जो भी मोलर चार्ज होगा, मास जो भी होगा, चार्ज कितना होगा 6। अब 6 6 का एलसीएम 6 ही होता है, यानी कि हम 6 लिखेंगे, और टोटल एम तो इसीलिए हम पहले ही एम लिख दिए थे, मोलर मास जो होगा उस तरह का देखना है। ठीक है, अच्छा इसको देखो, अब इसको क्या करना है यार, तो बड़ा है, इसको तोड़ देते हैं ना। कैसे तोड़ेंगे, देखो 2K+ का फॉर्म में है, अच्छा हाँ है, फिर सल्फेट कितना है, एक ही है, SO, बड़ा लिख रहे थोड़ा नहीं दिख रहा है, देखो 2 ठो है K+, सल्फेट आयन एक है, प्लस करते रहो, प्लस करते रहो, 2 एल्युमिनियम आयन +3 का स्टेट में है, अच्छा 3 ठो सल्फेट आयन -2 का स्टेट में है, अच्छा वाटर को तो छोड़ दो, न्यूट्रल है। ठीक है, तो ओवरऑल प्लस वाला कितना चार्ज है, देखो यहाँ पर 2 चार्ज है, क्योंकि एक तो सोडियम है प्लस में, तो 2 सोडियम है, तो प्लस वाला हुआ, यहाँ एक +2 हुआ, यहाँ -2 हुआ, यहाँ देखो 3 2 6, ये +6 हुआ, ये भी हुआ -6 हुआ। अब देखो या तो प्लस करो तो भी आपका 8 आ रहा है प्लस वाला, या तो माइनस करो तो माइनस वाला भी -8 ही आ रहा है। अब आपका मर्जी, आपको क्या लेना है, 8 तो होगा, यानी कि इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे, तो जो भी मोलर मास होगा मोलर सॉल्ट का डिवाइड बाय 6 कर दो, इक्विवेलेंट, ये 6 क्या है, बैलेंस फैक्टर निकाले ना, बैलेंस फैक्टर निकाले ना, इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा देखो, और फिर इक्विवेलेंट निकालो। इसका देखो क्या करना है, Fe सल्फेट के साथ है, यानी कि Fe +2 चार्ज का स्टेट में है, हाँ ठीक है, तो क्या लिखेंगे, Fe +2 प्लस सल्फेट SO4 -2, खत्म। अमोनिया को देखो प्लस, अच्छा 2 ठो है, यानी कि NH4 2 लगाएंगे आगे, और एक तो प्लस का स्टेट में, तो 2 टो प्लस का स्टेट में हुआ, अच्छा प्लस सल्फेट आयन SO4 2 माइनस हो गया। अब देखो प्लस वाला कितना है, देखो यहाँ पे Fe का 2 हुआ प्लस, 2 हुआ माइनस सल्फेट का, अमोनिया का एक तो प्लस है, तो 2 अमोनिया, तो 2 हुआ प्लस, सल्फेट का माइनस हुआ 2, तो ओवरऑल प्लस वाला लेना या माइनस वाला लेना, अगर दोनों प्लस ले लेते हैं तो ठीक है भाई, 4 ही होगा, या दोनों माइनस लेंगे तो भी 4 ही ना होगा, यानी कि डिवाइड बाई 4 कर दो। इक्विवेलेंट क्या लिखना है, इसका इक्विवेलेंट m जो भी मास होगा डिवाइड बाई 4 कर दो, मास जो भी m होगा डिवाइड बाई 4 कर दो। तो इस तरह का निकालने आना चाहिए, इसको आराम से निकालेंगे। ठीक है, अब चलो हम लोग कुछ इसको स्टैंडर्ड देखते हैं, कुछ इक्वेशन में टाइप में क्वेश्चन में रहेगा, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन का फॉर्म में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, एक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं, ये जो हम लोग पढ़े हैं उसका एक्चुअली एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन इन केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग उसका एप्लीकेशन देखते हैं। पहला देखेंगे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें मेरे को दिखे कि हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस तरह में हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मानो कोई मेटल है, मेटल प्लस उसमें कोई एसिड दे दिए, मेटल प्लस उसमें कोई एसिड दे दिए, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सॉल्ट बना है, मेटल हाइड्राइड बना होगा, सॉल्ट बना होगा, प्लस ये हाइड्रोजन हट गया, यहाँ से एसिड में जो हाइड्रोजन रहा होगा वो निकल के हाइड्रोजन निकल गया होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग अभी इक्विवेलेंट पढ़ के आए हैं, बड़ा एक्सपर्ट हो गए हैं, तो क्या होगा, वेट ऑफ मेटल जो भी होगा बाय इक्विवेलेंट ऑफ मेटल होगा, दैट इज हमको पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट
ग्राम इक्विवेलेंट जिसको हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इक्वल होगा, ठीक है, एसिड का होगा, जो भी एसिड होगा इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो भी होगा बाय वेट ऑफ एसिड बाय इक्विवेलेंट ऑफ एसिड होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। हम लोग इसको आपस में ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको वॉल्यूम के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं। मानिए वॉल्यूम कुछ भी दिया होगा, अगर ml में होगा तो क्या लिखेंगे 22400 लिखेंगे, ठीक है। और अगर वही लीटर में हुआ, अगर लीटर में हुआ, मानिए वॉल्यूम आपका अगर लीटर में हुआ तो 22.4 लिखेंगे। मतलब आपस में ऐसे रिलेशन हम लोग बना सकते हैं इसका, ठीक है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड का। ओके, क्वेश्चन कर लेंगे एक दो, अपने को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं मेटल ऑक्साइड मेथड। मेटल ऑक्साइड मेथड, मेटल ऑक्साइड मेथड मतलब कोई मेटल है जिसमें कि आपका ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे मेटल है जैसे कि फेरस ऑक्साइड है। तो उस तरह का मेटल अगर होगा तो क्या होगा, ठीक है। चलो सोचो कि आपके पास कोई मेटल हुआ, ठीक है, प्लस उसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्साइड होगा उसका, ठीक है। तो मानो कुछ मेटल ऑक्साइड बना तो क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू वेट ऑफ जो भी होगा ऑक्सीजन बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन पता होता है, कितना होता है 8 होता है, डायरेक्ट 8 पुट करेंगे। या तो अगर मेटल ऑक्साइड के जाएंगे तो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। और क्या रिलेशन बना सकते हैं, ऑक्सीजन का वॉल्यूम का रिलेशन बना देते हैं। इसको अगर हम चाहेंगे तो ऑक्सीजन का जो भी वॉल्यूम होगा, ठीक है, ml में हुआ तो लिखेंगे 22400, ठीक है, 22400 इंटू 8, क्यों, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट 8 होता है, ठीक है। और अगर मेरे को ml में लीटर में होगा तो v लीटर में होगा तो 22.4 इंटू 8 कर दो, समझ में आ रहा है। ये रिलेशन हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। देखो ये क्या होता है एक्चुअली, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर, मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर। ये कैसे होता है, देखो इधर ये जो भी वेट होगा बाय, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर। मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर उल्टा कर देंगे तो क्या लिखेंगे, उल्टा कर देंगे तो वैलेंस फैक्टर बाय मोलर मास। तो ये जो वैलेंस फैक्टर है उसको यहाँ 8 इंटू कर दिए, और वेट बाय मोलर मास को मोल होता है। तो ये एक तरह का, ये क्या है, ये एक टर्म ऑफ मोल ही, एक तरह का मोल ही हुआ ना, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब होगा, जब एसटीपी में होगा। ये कब होगा, जब एसटीपी मेंशन होगा। ये वाला एसटीपी के क्वेश्चन में बोल दिया होगा एसटीपी, तो ठीक है। अच्छा, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, उस तरह का आपका मेटल क्लोराइड मेथड भी होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। मेटल क्लोराइड मेथड, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला तो याद नहीं करना है, अपने को वही लगाना है, ग्राम इक्विवेलेंट लगा के ही हो जाएगा। अपने को ग्राम इक्विवेलेंट पता है तो सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये हो गया। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, मानो कि कोई मेटल है, कोई क्लोराइड है, तो मेटल क्लोराइड बन गया होगा, ये मेटल प्लस क्लोराइड बन गया मेटल क्लोराइड। तो वही वाला इक्विवेलेंट होगा, जैसे कि वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, क्योंकि हमको पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट तो सेम होगा सबका, ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा। क्लोराइड का जो भी वेट होगा बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 35.1। कुछ स्टैंडर्ड है जो हम लोग लिखे है, उसको यहाँ पर या तो आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन लिखो, या आप इसको लिख दो डायरेक्ट यहाँ पर 35.5। यहाँ पर आप ऑक्सीजन के लिए डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हो, यहाँ पे हम लोग 8 लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का अगर नहीं पता इधर तो हम लोग लिखेंगे 1 लिख के करेंगे। और आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया ही रहेगा कि आपको हाइड्रोजन, क्लोरीन का, सिल्वर का, एजी का 108 जो हो रहा है वो लोग डाल के ही सॉल्व करेंगे। इसका क्या होगा, मेटल क्लोराइड का वेट होगा
बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड। इसके जगह में हम लोग 35.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है। क्वेश्चन करेंगे 2-3 तो समझ में आ जाएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, इसको लिखिए। अब क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या है। 1 ग्राम ऑफ मेटल, कोई भी 1 ग्राम ऑफ मेटल है रिएक्टिंग कंप्लीटली विद अ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी ये कोई मेटल हुआ, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है, तो मेरे को मेटल का इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम कर देते हैं, काम करते हैं, ये दोनों का इक्विवेलेंट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, इसका मेटल का वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू, क्योंकि हमको पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है, तो ऑक्सीजन का वेट होगा डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा अब पुट करते हैं अपना अपना जगह वैल्यू, इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। ऑक्सीजन का जगह में हम लोग 8 डाल देंगे। वेट दिया हुआ है इसका कितना है, 0.64 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा, इसका मेटल का मेरे को दिया हुआ वेट कितना दिया, 1 ग्राम दे दिया है। इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए करते हैं। तो इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा, 8 डिवाइड बाय 0.64 क्रॉस करते हैं। 8 जो 64। ठीक है, तो यानी कि 0.8 1 by 0.8 1 by 0.8 that is 10.8 यानी कि 4/5। इस हिसाब से देख सकते हैं। और करते हैं 2-3 क्वेश्चन। चलो, ये फॉर्मूला कैसे लिख लेंगे, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे आएंगे एटॉमिक मास का। चलो इसको देखते हैं। 1.2 ग्राम ऑफ मेटल, ठीक है, डिस्प्लेसेस 1.12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एसटीपी। अब यहाँ पे मेरे इक्विवेलेंट वेट को एसटी मैंने वॉल्यूम का साथ रिलेशन बनाना है। आप पेज पर टिक करके देखिए, जो लिखे थोड़ा देर पहले, क्या लिखे, वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, अगर ये कितना में है, मानिए लीटर में है, लीटर में तो 22.4, ठीक है, इनटू इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अब हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 होता है, तो H2 का फॉर्म में होगा ना, H2 का फॉर्म में होगा ना। ठीक है, तो चलो करते हैं। यहाँ पर कितना है, मेटल का कितना है, 1.2 है। इक्विवेलेंट मेरे को नहीं पता, यही तो निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम कितना है, 1.12 है। अच्छा ठीक है, ये 2.4 है, इंटू 2 है, ये पॉइंट से मर गया था 100, ये चल गया, कट गया, ये गया, ये गया 2, ये गया, ये गया। ठीक है, तो कितना होगा, ये यहाँ से इंटू हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट कितना निकलेगा, 12। ठीक है, आया सबका 12। इसको कीजिएगा खुद से, कीजिए इसको पॉज करके। हो गया, चले ये देखते हैं। देखो अब मेटल क्लोराइड, अब यहाँ पर मेटल क्लोराइड वाला थर्ड वाला जो देखे थे, मेटल क्लोराइड देखे थे, मेटल हाइड्राइड देखे थे, मेटल ऑक्साइड देखे थे। क्लोराइड है कंटेन 64 ऑफ मेटल, 64.5% मेटल बाय मास, तो इक्विवेलेंट मास निकालिए, आराम से निकाल लेंगे। मेटल क्लोराइड में क्या था, मेटल है प्लस क्लोराइड है, बन रहा है मेटल क्लोराइड Cl, यही ना है। आप इन दोनों के इक्विवेलेंट कीजिए, या इसका साथ किसी का भी इक्विवेलेंट कीजिए, ये दोनों का करते हैं। जैसे कि weight of metal by equivalent weight of metal equals to weight of chlorine by equivalent weight of chlorine, यही बात है ना। अच्छा देखो, अगर लेट मानो, लेट अगर हम मान रहे हैं कि अगर 100 ग्राम होता मेरे पास, तो 64.5 ग्राम मेरा मेटल होता, बाकी का रेस्ट क्या होता, क्लोरीन होता। तो डायरेक्ट क्यों ना लिखे, डायरेक्ट लिखते हैं, इसको कितना लिखेंगे, इधर करते हैं, 64.5 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू, बाकी जो बचेगा क्लोरीन का, तो 100 में से 64 माइनस 64.5 करेंगे तो 35.5 बचेगा, डिवाइड बाय क्लोरीन। अब क्लोरीन का इक्विवेलेंट कितना होता है, याद करना था, 3 तो का, हाइड्रोजन का 1 लिखना है, ऑक्सीजन का 8 लिखना है,
क्लोरीन का 35.5 लिखना है, Ag का 108 लिखना है, ये याद होना चाहिए था ना। ठीक है, लिख लेते हैं क्लोरीन का 35.5। अच्छा ये तो कट गया, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, Pm इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना है 64.5 है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। अब वो क्वेश्चन देखते हैं। एक काम करते हैं, उसको करने से पहले कुछ हम लोग और रिलेशन बनाते हैं, या कुछ रिलेशन और बनेगा, याद रखना है क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज है उसको बताना था, देख लीजिएगा। एक जगह इसको भी लिख लीजिए, जैसे हम लोग वहां देखे ना मेटल क्लोराइड देखे थे, हाइड्राइड देखे थे, ऑक्साइड देखे थे। ये 4 नंबर में इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड मानिए, मेटल डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है, ठीक है, तो मानो कि कोई Zn है, SO4 है, ये रिएक्ट कर रही है कॉपर से, तो क्या हो गया CuSO4, कॉपर SO4 प्लस Zn हो गया। ये मानो A है, ये मानो X है, ये B है, तो यहाँ क्या हो गया देखो Bx हो गया, और ये बाहर निकल गया। तो इस तरह में क्या हुआ, ये वाला मेटल कॉपर इसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर आ गया यहाँ पर, कॉपर लग गया यहाँ पे, तो मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अगर आपको यही वाला क्वेश्चन का फॉर्म में दिया रहेगा, आपको इस तरह का लिखना है। ठीक है, कोई भी दो को इक्वल करो, जैसे कि वेट ऑफ ए की बात करेंगे तो ए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसके मान लो कि वेट ऑफ बी होगा इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी होगा, दोनों को इक्वल करके आंसर ला दो। ठीक है, मतलब जनरल है, कुछ पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि इसको याद करो, समझ लो। अच्छा वही अगर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट अगर मेथड कहीं दिख रहा है कि डबल डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मेथड हो रहा है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड हो रहा है। इसी में देखते हैं, मानो कि एग्जांपल लेट मानो कि ZnSO4 है प्लस Cu का साथ कुछ और जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि CO3 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ये हो जा रहा है, मानो कि ZnCO3 प्लस CuSO4, तो यहाँ पर देखो डबल मेटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये था अगर A था X था, ये B था Y था, अब इधर क्या हो गया, ये देखो ये AY हो गया यहाँ पे एंड BX हो गया। ठीक है, ये लोग आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप कोई भी दो को रिलेशन बना के क्वेश्चन बना सकते हो। एक रिलेशन अगर हम यहाँ पर बनाना चाहे तो कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे वेट ऑफ AX, अब AX मतलब होल का लिख रहे हैं, या फिर इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट ऑफ X, उसी तरह बराबर कर दो, एक BY देखो इक्विवेलेंट ऑफ B प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Y, अपने हिसाब से कर लेना, जैसे क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा। Zn का साथ भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ AY इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Y, अपना को पता रहेगा, अलग अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, वेट ऑफ BX क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ B प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Y, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये उसमें 4.5 नंबर पॉइंट पे लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब फाइनली हम लोग ये काम कर लिए। अच्छा अब देखते हैं कुछ और रिलेशन बनाते हैं, वो क्वेश्चन को करेंगे लास्ट में। ठीक है, अब एक टर्म आता है नॉर्मेलिटी, क्या होता है नॉर्मेलिटी, तो हम लोग को नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मेलिटी एक पढ़ते हैं। ठीक है, मोलारिटी पढ़ लिए थे ना, अब नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट जो हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं, बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम जो कि आपका लीटर में होगा, इन 1 लीटर, तो ये होगा नॉर्मेलिटी। अब हमको पता है ये ग्राम इक्विवेलेंट, अभी हम लोग पढ़े क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि ई क्या है,
ये जो भी है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट है। अच्छा ठीक है, तो अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट को चाहेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं? देखो ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग अगर चाहेंगे तो इक्विवेलेंट को W बाई लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ देखो, अगर ग्राम इक्विवेलेंट खाली हो तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम भी कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं? सोचो, वेट है बाय इक्विवेलेंट वेट। अच्छा वेट है बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर, ठीक है, यानी कि इनटू वैलेंस फैक्टर बाय मोलर मास कर सकते हैं, हाँ कि ना? कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा वेट बाय मोलर मास को क्या लिख सकते हैं? मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, हाँ लिख तो सकते हैं, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर भी लिख सकते हैं। अच्छा और क्या लिख सकते हैं? देखो मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर के साथ और क्या लिख सकते हैं? अच्छा इधर देखो, इसको पहले कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा एक और रिलेशन हम लोग बना सकते हैं नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच में, कैसे? देखो नेक्स्ट देखो, अच्छा अगर देखें हम लोग को एक और चीज क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो, ये नॉर्मेलिटी वॉल्यूम का साथ मोल एंड वैलेंस फैक्टर का अगर हम रिलेशन बना रहे, देखो क्या होगा कि ये तो समझ में आ जाता है ना, बोलो देखो, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, वैलेंस फैक्टर बोलो या तो एन फैक्टर बोलो, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये अगर नॉर्मेलिटी को ऐसे लिख दिए इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम इनटू वैलेंस फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा मोल बाई वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम ये भी ऑफकोर्स लीटर में, क्योंकि हम यहाँ पर लीटर में लिख दिए हैं, तो क्या था? मोलारिटी, मोलारिटी था, क्या था? मोलारिटी था। यानी कि इसको हम नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू बैलेंस फैक्टर, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। 5 स्टार लगाना है इसमें, कितना स्टार लगाना है? 5 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार लगाना है इसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 स्टार लगाना है। एक काम करो ना, इधर एक ही साथ लिख देते हैं ना, इसको ऐसे करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट को हम लोग डब्ल्यू बोल सकते हैं, मोल इनटू वॉल्यूम बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, मोल्स बाय वी भी आपको बोल सकते हैं, या फिर इन दोनों कंपेयर करेंगे तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर, इसको ऐसे याद रखो, इधर लिखो या इधर लिखो, जैसे भी लिखो, बस ये वाला मेरे को वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हमको क्वेश्चन बनाना है इस पे, ठीक है। अच्छा अब यानी कि इक्विवेलेंट का और एक कॉन्सेप्ट है, या तो इक्विवेलेंट में आपको अगर लिखना है, अब देखिए जब जैसे कि मेरे को आपको पता चला कि मेरे को इक्विवेलेंट में मोल इनटू बीएफ भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे कंपेयर कर, कोई भी इक्वेशन हो, अब कोई भी इक्वेशन हो, ये वाला इक्वेशन में देखते हैं, इस चीज को अप्लाई करेंगे। हम अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए ना, ये वाला लगा के क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला लगा के क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम हर क्वेश्चन में इसको भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये भी इक्विवेलेंट है, हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये भी इक्विवेलेंट है, हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ग्राम इक्विवेलेंट है, सारा कोई ग्राम इक्विवेलेंट है। अब आप इतना हम क्वेश्चन हर इसमें किए, लेकिन आप हर क्वेश्चन आपको वेट बाय इक्विवेलेंट में तो नहीं दिया होगा ना, तो इजी हो जाएगा, उतना इजी में नहीं दिया होगा, थोड़ा तो चेंज करेगा, थोड़ा चेंज क्या करेगा, आपको कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन देगा, नॉर्मेलिटी दे देगा, मोलारिटी दे देगा, मोल दे देगा, बैलेंस फैक्टर दे देगा, मोलर मास दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो कुछ भी हो हमको हर में ग्राम इक्विवेलेंट ही लगाना है। अब हर फॉर्मूला का जान तो यही है, इसी को याद रखना है, काम बन जाएगा। उसको देखते हैं, इससे ज्यादा हट क्या क्वेश्चन देगा, ये वाला देखते हैं, ठीक है। चलो इसको रख दिया जाए।
फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना? चलो लगाते हैं फॉर्मूला। कैसे लगाएंगे? इसका तो कोई काम ही नहीं है, इन दोनों को इक्विवेलेंट करना है, इन दोनों को इक्विवेलेंट करते हैं। देखो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ दिस बाय इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल टू वेट ऑफ दिस बाय इक्विवेलेंट ऑफ दिस। लेकिन इससे तो मेरा काम नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको वॉल्यूम निकालने बोला है, इसका तो चलो ठीक है, इसका निकालने बोला है, तो यानी ये काम तो चलेगा नहीं। कुछ ऐसा रिलेशन लिखना होगा इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट वेट का, कि यहाँ पर वॉल्यूम दिखे। तो एक और रिलेशन हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर खोजो वॉल्यूम वाला रिलेशन है। देखो यहाँ पर नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, तो इक्विवेलेंट नहीं लिख के हम लोग यहाँ पे नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में तो मोलैरिटी दिया है, यहाँ तो नॉर्मलिटी हो रहा है, कुछ और रिलेशन ढूंढो। जैसे कि यहाँ पर देखो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, तो यहाँ पर नॉर्मलिटी को हटा के ऐसे लिखते हैं, मोलैरिटी कैपिटल एम है ना इंटू वैलेंस फैक्टर इंटू वॉल्यूम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ? लिख लिया, चलो वेरी गुड। अब इसको देखते हैं, मोलैरिटी दे दिया है कितना, 1 मोलैरिटी है तुम्हारा 1 इंटू बैलेंस फैक्टर क्या है, NOH का कितना होगा, Na प्लस OH माइनस, तो कुछ भी देखो तो एक ही होगा ना, एक, क्योंकि बैलेंस फैक्टर चार्ज होगा इसका, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम, ये तो मेरे को निकालना है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जो निकलेगा वो लीटर में होगा, क्योंकि मोलैरिटी को पर लीटर में डिस्क्राइब किया है, तो लीटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, लीटर। अगर आपको ml में करना है तो आपको ml लिखने के लिए 1000 करना होगा, ठीक है। इसको लीटर में देखते हैं। अच्छा वेट, वेट कितना दिया क्वेश्चन में, इसका वेट कितना देखो, 12 ग्राम, 12 ग्राम। अच्छा इसके इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट यहाँ साइड से निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो वेट बाई मोलर मास बाई बैलेंस फैक्टर। इसका मोलर मास कितना होगा, देखो ये होगा 23, ये होगा 2, ये 31, फास्फोरस का 31 होता है, याद करना है, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन है 4 टो, यानी कि 16 4 जा 64, जोड़ दो 64, 31, 2 एंड 23, 120 ही होगा, ठीक है। अच्छा इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा, देखो यहाँ देखो ये 2 है, 2 हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ पर हट गया, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि 2 होगा, बैलेंस फैक्टर 2 है, लिख लो यहाँ पर 2, कट गया 60, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट 60 लिखे, लिखे। तो चलो अब हम क्या देखते हैं, देखो ये हुआ 12/60 इक्वल टू मोलैरिटी 1 इंटू बैलेंस फैक्टर 1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी लीटर में निकल रहा है, ठीक है। तो कितना होगा देखो 12, ये कट गया या 5, यानी कि 1/5, 1/5 वॉल्यूम, ये लीटर में हुआ है, ठीक है। अगर मेरे को ml में करना होगा तो क्या करेंगे, इंटू 1000 कर देंगे। वही अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना होगा ml में, देखो वॉल्यूम अगर हम ml में निकाले, वॉल्यूम अगर ml में निकाले तो 1/5 करो इंटू 1000 कर दो, कटेगा 200 ml। अगर क्वेश्चन में ml का फॉर्म में है तो 200 होगा, अगर लीटर का फॉर्म में है तो 0.2 होगा, 1/5 या तो 0.2 बोलो, या तो इसको 0.2 लीटर बोलो, क्वेश्चन में ऐसे होगा। अच्छा चलो यहाँ तक हमको लगता है इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है, अब दिक्कत नहीं आने वाला, ये मेन था, इसको प्यार से समझो, आराम से लिखना है इसको कॉपी में, हो गया। अब लास्ट टॉपिक जो है हम लोग वो देखते हैं, क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड मोलर मास। ये सारा चीज से लास्ट कर लो, एटॉमिक मास एंड मोलर मास देखते हैं, हम लोग का आखिरी टॉपिक होगा, मूल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, बाप रे मूल कॉन्सेप्ट खत्म, अरे यार मजा आ गया ना, इसको मिटा रहे। चलो मेथड फॉर डिटरमाइनिंग एटॉमिक मास एंड मोलर मास, तो यहाँ पर ज्यादातर एटॉमिक मास के लिए देखेंगे, एक तो मोलर मास के लिए देखेंगे, ठीक है, विक्टर मेयर्स मेथड एसटीपी कंडीशन में, बाकी हम लोग एटॉमिक के लिए देखेंगे। देखो क्या हो सकता है एटॉमिक मास, अगर मानो हम लोग इक्विवेलेंट लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं, मास बाय बैलेंस फैक्टर कर रहे कि नहीं कर रहे। अब ये मास अगर हम एटम का होगा तो एटॉमिक मास बाय बैलेंस फैक्टर कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, वेरी गुड। तो ओवरऑल हम इसको पूरा मिटा के क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इनटू बैलेंस फैक्टर। कोई दिक्कत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो मिटा देते हैं। तो पहला क्या लिखे, एटॉमिक मास इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इनटू बैलेंस फैक्टर, ठीक है। अच्छा चलो और क्या तरीका से हम लोग एटॉमिक मास को पता कर सकते हैं,
देखो नेक्स्ट है डुलोंग्स एंड पेटाइट स्पेसिफिक हीट पता क्या बोलते हैं इसको? लो इसमें हम लोग स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट लेते हैं, लेकिन इससे हम लोग और एक चीज के हम एवरेज निकालते हैं। देखो एवरेज या फिर अप्रोक्स, अप्रोक्स लिखो, अप्रोक्स एटॉमिक मास क्या होगा 64.4 बाई स्पेसिफिक हीट। कैलोरी का यूनिट में होगा, कैलोरी वाला यूनिट होगा, जूल वाला नहीं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ये करो। अच्छा या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाई बैलेंस फैक्टर, या बैलेंसी बोलो, बैलेंसी हो ना, ठीक है। तो अगर हमको बैलेंसी निकालना है, ठीक है, या तो बैलेंस फैक्टर भी बोलो, एक ही चीज है, क्योंकि बैलेंस फैक्टर अगर हम आयन का निकाल रहे हैं तो उसका बैलेंस ही उसका बैलेंस फैक्टर होता है, ठीक है। तो क्या होगा बैलेंस इक्वल्स टू एटॉमिक मास बाई इक्विवेलेंट वेट। अब एटॉमिक मास यहां से क्या देखे हम लोग कि 6.4 बाई स्पेसिफिक हीट इनटू हम लोग यहां पर इक्विवेलेंट कर दे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं 3 क्या वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है मतलब देखो इसको कैसे सोच सकते हैं। मान लो कि कोई मेटल क्लोराइड है और उसका इक्विवेलेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मोलर मास बाई इसका बैलेंस फैक्टर जो भी होगा ये होगा ना। अच्छा एक्चुअली क्या है कि बैलेंस फैक्टर को क्या लिख सकते हैं? मोलर मास बाई इक्विवेलेंट। अच्छा इक्विवेलेंट एक्चुअली क्या होगा? मेटल का भी होगा प्लस इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन का भी होगा, ठीक है। अच्छा मोलर मास को क्या लिख सकते हैं? वेपर डेंसिटी इंटू 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू मोलर मास होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो हम लोग बैलेंस फैक्टर को लिख सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी। किसका वेपर डेंसिटी होगा? मेटल क्लोराइड का, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट ऑफ मेटल प्लस अगर क्लोरीन है तो 35.5, ठीक है। हम इसको ब्रोमीन के लिए भी देखते हैं, ठीक है। हम लोग ब्रोमीन के लिए भी देखते हैं, इसको लगा देते हैं 80, इक्विवेलेंट ब्रोमीन का कितना लेते हैं 80 करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब क्या देखेंगे, ये लिख लीजिए ना, ये देखो इसी का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड का कितना दिया है 77, इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका 3 है, किसका? मेटल का। तो एटॉमिक मास निकालना है, बहुत अच्छा निकालते हैं। देखो बैलेंस फैक्टर जो निकालेंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी कितना है 77 है, बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना है 3 है, प्लस क्लोराइड का कितना होता है इक्विवेलेंट 35.5 होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 77 इंटू 2 154, 154। इसको क्या लिखे 38.5, तो दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अच्छा चलो तो बैलेंस फैक्टर कितना होगा? देखो यार 38 है तो 38.5 ना इंटू कितना करे 4 करते हैं, 5 4 20 0 कैरी 2 13 4 का 4 कैरी 3 12 13 14 15 154 आ ही जा रहा है
यानी कि 4, यानी बैलेंस फैक्टर हो गया 4। अब हमको पता था पहला फॉर्मूला यूज करो कि एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू बैलेंस फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, 3 दिया हुआ है, बैलेंस फैक्टर कितना निकाला है, 4 निकाला है, मास कितना होगा 12 ग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस फिर स्पेसिफिक हीट देखते हैं। ठीक है, पहले चलो स्पेसिफिक हीट वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। स्पेसिफिक हीट मेथड कितना हुआ, नंबर 4। स्पेसिफिक हीट मेथड डिटेल में इस पे नहीं पढ़ेंगे अभी। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक हीट पूरा थर्मोडायनेमिक्स में भर भर के पढ़ेंगे। वहां पे क्या होगा, देखो अगर Cp बाई Cv, जिसको हम लोग गामा बोलते हैं, ठीक है, यानी कि अगर ये आपका 5/3 होता है, जो लगभग आपका आता है 1.33333 ऐसा आएगा ना, तो ये आपका होगा मोनोएटॉमिक, एक एटम वाला होगा। अगर 7/5 आता है तो लगभग आपका 1.4 होगा डायटोमिक। ठीक है, अच्छा अगर आपका ये 4/3 है तो ये लगभग 1.66 आता है, और इसको बोलते हैं ट्राइएटॉमिक, 3 एटम वाला होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखते हैं नंबर 5 आइसोमॉर्फस कंपाउंड को, इसको लिखिए। चलो आइसोमॉर्फस कंपाउंड कितना नंबर होगा, 4-5 नंबर। ठीक है, आइसोमॉर्फस कंपाउंड, इसका मतलब क्या होगा, दोज कंपाउंड which have राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है ना, which have same number of एटम का नंबर भी सेम होगा एंड सेम अरेंजमेंट भी होगा। सेम अरेंजमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें FeSO4.7H2O, ठीक है, अगर इसके जगह में हम लिखेंगे MgSO4.7H2O, दोनों आइसोमॉर्फस है। हाँ बस मास चेंज है, इसका मास तो चलो फिक्स होगा, ये मास फिक्स होगा, ये x होगा, ये मास फिक्स होगा, ये y होगा, ये मास में चेंज होगा, तो आइसोमॉर्फस वाला कंपाउंड बोलेंगे। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, चलिए ये देखो ध्यान से इसको। अब मेटल कार्बोनेट है, कोई मेटल कार्बोनेट होगा, इस आइसोमॉर्फस विद दिस, मतलब वो आइसोमॉर्फस विद इसका जैसा होगा, ये नहीं होगा, इसका जैसा होगा। मानो मेटल मेरे पास सॉल्यूशन देखो, मानो कि ये मेटल मेरे को पता नहीं क्या Mg नहीं है, लेकिन Mg जैसा होगा, तो क्या होगा, मानो कि M होगा कोई मेटल जो कि CO3 मेटल कार्बोनेट बना रहा होगा, उसमें बोल रहा है जो इफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 6%, उसमें ये जो कार्बन है इसका परसेंट अगर 6% है, तो बताओ ये मेटल का एटॉमिक मास क्या होगा। आराम से निकाल लेंगे ना, हम लोग पढ़े ना स्टार्टिंग में, कॉम्पोजिशन उसी में है। देखो कार्बन का जो परसेंटेज होगा इक्वल टू टोटल मोलर मास कितना होगा, मोलर मास होगा मेटल का x प्लस कार्बोनेट कितना होगा, इसका होगा 12 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 12 कितना होता है 48, 58, 59, 60, 60 लिख दिया 60। अच्छा कार्बन का परसेंट दिया होता है, कार्बन का एटम का मास कितना होता है 12, इसमें कितना कार्बन एटम है, एक है, तो इंटू 1 एटॉमिसिटी इंटू करते हैं। अच्छा परसेंट है बोल के इंटू 100 करना है, इंटू 100 कर दिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्वेश्चन में कार्बन का परसेंट भी दिया है, कितना दिया है 6, कार्बन का परसेंट भी लिख देते हैं, कितना है, ये है आपका 6 है।
कैलकुलेशन करो कितना होगा देखो, तो x प्लस 60 इक्वल टू ये उधर चला जाएगा 12 इंटू 1/6 इंटू 100 होगा कि नहीं होगा, होगा। ये 6 से कट गया, ये 2 कट गया, 2 कट गया, यानी कि x इज इक्वल टू 200 माइनस 60 तो 140 है। x का मास 140 है, यानी ये मेटल 140 मास का है, उसका ग्राम इतना है, ठीक है। अच्छा तो सब कुछ हो गया, आइसोमॉर्फस हो गया। अब क्या बचता है, एक विक्टर्स मेयर्स मेथड। देखो ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। हाँ इजी होता है कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कैलकुलेशन विदाउट विक्टर मेयर्स का। देख लो फिर भी, मैं तो बोलेगा छूट गया था। विक्टर मेयर्स मेथड में दो मोल का रिलेशन बताया। मानो कि वेट इन ग्राम जो भी दिया हुआ है उसको मोलर मास इक्वल टू जो भी वॉल्यूम में होगा, एमएल में बोलो या किसी में भी बोलो, एमएल में बोलेगा तो 22400 कर दो। अब अगर मेरे को इस कंडीशन में मोलर मास निकालना हो तो क्या करेंगे, मोलर मास इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेट जो भी ग्राम में दिया हुआ है बाय वॉल्यूम, ठीक है, इनटू 22400। ये कर देंगे तो हो जाएगा अपना क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अच्छा बोले क्वेश्चन करते खत्म करते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या है, 44 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड है जिसका ग्राम दिया हुआ इतना, ठीक है। क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है 224 ml, 224 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। एसटीपी ये मेंशन होगा एसटीपी के लिए, क्योंकि ये सीधा सीधी एसटीपी कंडीशन के लिए ही है, एसटीपी के लिए है। विदाउट एसटीपी रिलेशन नहीं लगेगा। द कंपाउंड इज, कौन सा कंपाउंड होगा, देखो सोचो, सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो करते हैं इसको, कहां सॉल्व करें यार, इधर देखो क्या होगा, मोलर मास, मोलर मास निकालो, मोलर मास डायरेक्ट निकालो, मोलर मास। देखो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मोलर मास निकालेंगे, क्या करना है, वेट, वेट कितना दिया हुआ है 0.44 ग्राम, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ये एमएल में अगर है कितना है वॉल्यूम, देखो 224 इनटू कितना 22400 करे, कर दिए, ये कट गया, ये कट गया तो 100 हुआ, 100 हुआ तो ये पॉइंट हट गया ना, 100 हो गया, यानी कि 44, कौन सा आपका 44 है बेटा, निकालो, खत्म करते हैं। नाइट्रोजन कितना 14 प्लस 16 कितना होता है 30, नहीं चलेगा। ये तो कितना है 14 14 28 प्लस 16 20 30 39 40 44 ये 44, ये तो चलेगा। इसको देख लो, ये तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन में 14 14 14 नहीं चलेगा, ठीक है। 42 हो जाए अपने आप में, 42 ऑक्सीजन नहीं चलेगा, ऑक्सीजन खुद में 64 नहीं चलेगा, राइट हो गया आंसर। तो ये हम लोगों ने खत्म हो गया चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट का। मजा आया, उम्मीद है बहुत मजा आया होगा, ठीक है। कुछ जगह अगर छूट रहा होगा, वीक है तो दिक्कत आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, सिखाया जाएगा आपको भी। और अगर कहीं पर मेरा को कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, जैसे कि बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मेरा हैंड राइटिंग में सुधार करना है तो आप प्लीज सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोशिश करेंगे कि थोड़ा अच्छा हो जाए, वरना अपना बेस्ट कोशिश करेंगे। और हो गया मोल कॉन्सेप्ट, मजा आया। कोई भी जगह प्रॉब्लम आ रहा होगा कि नहीं ये जगह मेरे को समझ नहीं आया, तो कुछ दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाला और वीडियो जो होगा और अच्छा से कुछ चेंजेस करके ला पाए, ठीक है। क्योंकि पढ़ना तो है यार, बहुत मेहनत तो करना है, ठीक है। सो मेहनत करते हैं, आराम से करते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ हो सकता है कुछ कुछ चीज़ आपका क्लियर हुआ होगा आज ये पूरा वीडियो पार्ट में, अगर क्लियर हुआ है तो बहुत अच्छा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ। अगला वीडियो सॉल्यूशन होगा, 3 पार्ट में उसको खत्म करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सॉल्यूशन को साथ में पढ़ना है तो ऐसे ही इजी होता रहेगा। इस वीडियो का समरी लाएंगे लास्ट में, पूरा चैप्टर को हम वन शॉट में कवर करेंगे, लेकिन कब, जब फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, हर चैप्टर का हम वन शॉट वीडियो लाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है नीट में 60 मार्क्स आपको कहीं नहीं जाएगा, 60 मार्क्स हाथ में रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री को करना है। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक सारा कुछ करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन पहले फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करते, जो सबसे हार्ड लगता है पहले हम उसको करते हैं, जो सबसे हार्ड है पहले उसको करके खत्म कर दो, उसके बाद बात करना है, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग, बाय।